नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 2 दिनों का दौरा और 19,000 करोड़ की सौगात के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से चुनावी शंखनाद कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी जानते हैं कि 24 में हैट्रिक लगाने के लिए यूपी में 2019 से बड़ी जीत हासिल करना जरूरी है और यूपी जीतने के लिए पूर्वांचल की सीटों को साधना जरूरी है। ऐसे में काशी से चुनाव अभियान को धार देने के साथ 24 का बिगुल बज चुका है और सीएम योगी ने गारंटी की गारंटी भी दे दी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अनंत ऊर्जाओं से भरा काशी विश्वनाथ धाम जो विस्तार ले चुका है, जिसका निरंतर उद्धार हो रहा है और आसमान छू रहे हैं यहाँ के मंदिर जो कभी लुप्त हो गए थे, वो अब फिर से आकार ले चुके, जैसे 7 मंजिला स्वर्ववेद महामंदिर, जिसका पीएम मोदी ने पहले कायाकल्प किया और फिर उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया। मुझे विश्वास है इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। काशी वासियों ने जो काम कर दिखाया है, जब दुनिया उसका गौरवगान करती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। महादेव की काशी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है। पीएम मोदी का काशी दौरा सियासी लिहाज से भी बेहद अहम है। 2014 में महादेव के आशीर्वाद से ही मोदी प्रधानमंत्री बने और 2024 का चुनावी शंखनाद भी मोदी ने इसी काशी से कर दिया और संदेश दिया कैसे काशी के साथ देश के विकास में सरकार के साथ बच्चा बच्चा तन मन धन से जुट चुका है। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वर्ववेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। काशी के कायाकल्प की ये तस्वीर 24 की नई तकदीर लिखने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने विकसित भारत की शपथ दिलाई है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया। साथ ही सीएम ने एक बार फिर मोदी की गारंटी दी और कह दिया कि कैसे 9 साल में देश प्रगति के मार्ग पर प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, ये पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये परिवर्तन विश्वास का परिवर्तन है। ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। ये नया भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर नागरिक को देने की गारंटी देता है और यही देने की गारंटी ही मोदी जी की गारंटी है, जिसको लेकर के यह गाड़ी गांव-गांव में विकसित भारत के संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी जानते हैं कि 24 में हैट्रिक लगाने के लिए यूपी में 2019 से बड़ी जीत हासिल करना जरूरी है और यही वजह है कि पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी काशी से अभियान को धार दे रहे हैं।
ऐसे में मोदी काशी आए और सौगातें ना लाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बार की तरह काशी पर सौगातों की बारिश कर अपने सामर्थ्य भर शिवनगरी की सेवा की। पीएम मोदी काशी के लिए 19,000 करोड़ की 37 परियोजनाएं लेकर आए, जिसमें 12,000 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 6,000 करोड़ के 14 प्रोजेक्ट का शुभारंभ काशी को सौंपा गया। यानी कि नित नए विस्तार पा रखी काशी एक बार फिर महादेव की कृपा से तरक्की के नए आसमान छूने लगी है। दरअसल पीएम मोदी का मिशन पूर्वांचल न सिर्फ विकास के लिहाज से अहम है, बल्कि इस दौरे का चुनावी मिशन भी है, क्योंकि मोदी के दौरे के साथ ही प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी जी की गारंटी है, जिसको लेकर के यह गाड़ी गांव-गांव में विकसित भारत के संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। वाराणसी में पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद किया और उन्हें आगे का प्लान भी समझाया। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर, और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगी? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में, जी सर, और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं भी आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए, जी सर, तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर, फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर, बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें, जी सर, तो आप जैसे लोगों को बुलाएं जी और सर। वो परोसना का काम संभाले। जी सर। अच्छा, आपके गांव में स्वच्छता का अभियान का कुछ सोचते हैं लोग? जी सर, करते हैं सर। जगह जगह लगाए गए हैं, कूड़ा उसमें फेंकते हैं सर, फिर वहाँ से गाड़ी आती है, ग्राम पंचायत की जगह बनी है एक ठो, वहाँ पे ले जाते हैं सर। नहीं, लेकिन उसमें तो कोई खाद बनाना, खेत में उपयोग करना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा? शुरुआत हुई है सर, अभी अच्छा। थोड़ा समय लगेगा सर। किसी चीज की शुरुआत होती है सर तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, फिर अभी तो शुरुआत हुई है सर, धीरे धीरे हो जाएगा व्यवस्था उसकी। अच्छा, यहाँ पशुपालन करते हैं आपके यहाँ? जी सर। तो मालूम है ये अमूल वाला डेयरी वाला दूध लेता है अभी, वो पैसे ज्यादा देता है, पता है? वो पता नहीं है। चलिए चंदा देवी, आपने बहुत अच्छा बता दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी की गारंटी पर ट्वीट किया है और लिखा है, गारंटी के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया है और लिखा है कि गारंटी के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड पीएम नरेंद्र मोदी।
चौथी बार कल इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गठबंधन के सभी सहयोगी दल हिस्सा ले रहे हैं और माना जा रहा है कि चुनावी राज्यों में हार के बाद 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूले पर, 1 नेशन 1 इलेक्शन फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। साथ ही सीट शेयरिंग पर भी मंथन किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। इंडिया गठबंधन के पास वक्त कम है, चुनौती ज्यादा, भीड़ बहुत है, लेकिन नेतृत्व का अभाव। और इसी अभाव में 24 के चुनाव का तनाव कम करने के लिए एक बार फिर 26 से ज्यादा दल एक छत के नीचे आने वाले हैं। लेकिन अभी तक एजेंडा तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पंजाब तक अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है और बड़े भाई की भूमिका में खुद को रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस की इस रणनीति को चुनौती देने की तैयारी में है। दरअसल कल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होगी। दावा है कि गठबंधन के सभी सहयोगी शामिल होंगे। मीटिंग में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी। 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूला पर भी चर्चा हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि इस बार की बैठक में सीटों पर फंसे पेच को सुलझा लिया जाएगा। साथ ही 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूला पर भी मोहर लग सकती है, ताकि बीजेपी को चुनौती दी जा सके। और कुछ ऐसा प्लान अखिलेश यादव भी तैयार कर रहे हैं। कल जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग, और हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के, और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई और विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। दरअसल अलग अलग चुनाव लड़ने का परिणाम इंडिया गठबंधन के सामने है। ऐसे में कोशिश अभी सभी दलों को एकजुट करने की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों की सेकंड लाइन अपने अपने नेताओं के लिए बैटिंग भी है। जैसे सपा अखिलेश को पीएम फेस मान रही है, कांग्रेस राहुल को, आरजेडी और जेडीयू नीतीश को और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को। यानी मीटिंग में सवाल के जवाब तलाशने की भी कोशिश होगी। काफी लंबे अरसे के बाद हुआ, चूंकि बीच में राज्यों का चुनाव था और इसलिए उसमें थोड़ा विलंब जरूर हुआ है। लेकिन कल हमारी बैठक है इंडिया गठबंधन की, और उसमें तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जिसकी भी जो राय होगी, जिस पार्टी की या जिस नेता की, उस पर विचार किया जाएगा। अभी लालू यादव जो है पिछले लोकसभा चुनाव में एक सीट भी राजद को नहीं जिता पाए, 0 पर आउट हो गए। 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन जीत गया। लालू यादव को बोलने में क्या लगता है, बीमार रहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुई, उनको तो आराम करना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और जो परिणाम पिछले बार आया है, उससे भी बुरा परिणाम एनडीए गठबंधन का बिहार के अंदर इस लोकसभा चुनाव के अंदर आने वाला है। वैसे पीएम उम्मीदवार का तय न हो पाना इंडिया गठबंधन में विवाद का एकमात्र कारण नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक तय नहीं हो पाए हैं, जैसे कि पीएम मोदी के खिलाफ चेहरा तय नहीं, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं, साझा रैली होने की बात थी, एमपी में ये रैली करने की बात तय थी, लेकिन वो हुई नहीं। इंडिया गठबंधन का एजेंडा जैसे जाति जनगणना पर मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। तो फिर बड़ा सवाल यही है कि 26 दलों के हाथ तो मिल गए, लेकिन दिल कैसे मिलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर कहा, हम कोई और मस्जिद नहीं देंगे। ये मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं। सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। 2024 को लेकर मुसलमान को एकजुट करना है। कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी को भी सीधा समर्थन नहीं। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए। मौलाना तौकीर रजा ने यह बयान दिया है और कहा है कि एक भी और मस्जिद नहीं देंगे।
2024 के लिए देश के तमाम मुसलमानों को एकजुट करेंगे। बीजेपी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर बैन लगा दे, ये बयान मौलाना तौकीर रजा ने दिया है। दरअसल शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर मौलाना तौकीर रजा से बातचीत की गई और उस दौरान ये बातें उन्होंने कही। शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर कहा कि एक और मस्जिद नहीं देंगे। कराइए, खूब कराइए, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप हजारों सर्वे कराएंगे, लाखों मस्जिदों की लिस्ट लेकर बैठे रहेंगे, इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म का जो नशा सूंघा दिया गया है, जो चरस पिलाई जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबरी मस्जिद को सब्र किया गया है, अब हम सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम अपनी कोई मस्जिद देने के लिए तैयार नहीं है। सीधी कोशिश हमारी ये है कि एक तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है मुसलमानों में बंटवारा करने की। अर्जाल और अशराफ का जो चक्कर उन्होंने चलाया है। तो रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस हमने 10 साल पहले भी आजमाई है, उससे पहले की बात नहीं करता मैं। मनमोहन सिंह के 10 साल मुझे याद हैं, जिन 10 सालों में मुझे याद है कि सच्चर आयोग की रिपोर्ट को किस तरह कूड़ेदान में डाला गया, बटला हाउस इनकाउंटर की जांच नहीं कराई गई। ऐसे हजारों सवाल है जिनका जवाब जब तक कांग्रेस नहीं देती है, कांग्रेस को माफ नहीं किया जा सकता। कतई हमारी शर्तों पे जो राजी होगा उसकी हिमायत की जाएगी, उसकी तायद की जाएगी, और सिर्फ वादे से हमारा काम नहीं। और बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद दुबे जी, शाही ईदगाह में सर्वे को लेकर मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि एक और मस्जिद नहीं देंगे और 24 के लिए देश के मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। देखिए, तौकीर रजा के पुराने बयान भी आप उठा के देख लीजिए। ये लोग हमेशा जो है समाज को बांटने वाले, भड़काऊ और इस तरह के बयान देते रहते हैं। और देखिए, देश में संविधान है, कानून है और उनका पालन करने वाली संस्थाएं हैं, कोर्ट है, एजेंसीज हैं, और ये सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। देश में जो भी काम हो रहा है वो संवैधानिक तरीके से और कानून के दायरे में हो रहा है। इसलिए यहाँ सब लोग सुरक्षित हैं, सबके मान सम्मान और सबके जो प्रतीक हैं, सबके जो मान्यताएं हैं, सबकी रक्षा जो है संविधान में जो चीजें दी गई उसके हिसाब से हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं और कुछ राजनीतिक दलों के इशारे पर इस तरह की चीजें करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर बैन लगा देना चाहिए। देखिए, मौलाना तौकीर रजा क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, एक सामाजिक संगठन है और आप समाज में अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहते हैं और इन्होंने तमाम जगह बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए। तो इस तरह ये वही वाली भाषा है, जिस तरह से कांग्रेस की भाषा वहां थी कर्नाटक में, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है यहाँ भी किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है, अब मैंने पहले भी कहा कि 2014 से पहले जो है तमाम नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में एक नकारात्मक माहौल बनाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। लेकिन जनता इन सभी को अच्छी तरह से जानती है कि इनका ना तो किसी धर्म से लेना देना है, ना किसी मान्यता से लेना देना है। ये सब जो है वो राजनीतिक इशारेबाजी का काम करते हैं और राजनीतिक तौर पर जो है वो बयानबाजी करते हैं और ऐसी बयान देने की कोशिश करते हैं जिससे समाज में विघटन हो, समाज में फूट पैदा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ जो कुछ भी होगा वो नियम कानून के दायरे में होगा और किसी को भी किसी के भावनाओं से खेलने की और किसी भी तरह के कानून को तोड़ने की इजाजत नहीं। शुक्रिया आनंद दुबे जी हमसे बातचीत के लिए। तो तौकीर रजा का ये विवादित बयान, जिस पर बीजेपी ने कहा कि ये सीधे तौर पर समाज में भड़काने वाला बयान है और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संस्था है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार हिंदू महासभा को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र महासभा ने दबाव बनाया था। साथ ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को देश को बांटने वाला कहते हुए उन पर प्रहार किया।
स्वामी ने कहा कि हिंदू महासभा के दबाव की वजह से ही 1947 में देश का बंटवारा हुआ था। 1922-23 में द्विराष्ट्र की अवधारणा हिंदू महासभा ने की थी। 1939 में वीर सावरकर जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। 1939 से लेकर 42 तक द्विराष्ट्र की अवधारणा बड़ी तेजी से पकड़ी। 2-4 साल बाद देश आजाद हुआ, 47 का समय आया, तो उसमें हिंदू महासभा ने इतना दबाव बनाया कि हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। वो बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे, हिंदू महासभा जिम्मेदार थी।